नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम NCERT की कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 7 अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय में हम मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक के विषय में विविध जानकारियां प्राप्त करेंगे। शेरों वाला स्तंभ शीर्ष। बच्चों, आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। आपने यह चित्र विभिन्न रुपयों, पैसों और कई और जगहों पर अवश्य देखा होगा। इन शेरों को हम रुपयों पैसों पर देखते हैं। इन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। बच्चों, अब हम बात करते हैं वंश। वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो बच्चों, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले साम्राज्य की स्थापना की थी। स्थापना में चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले साम्राज्य की स्थापना की थी। स्थापना में चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो बच्चों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान है। चाणक्य के विचार हमें उनकी लिखी किताब अर्थशास्त्र में मिलते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में था। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। बच्चों, ये हमारे देश में वर्तमान में भी प्रचलित है। भारत में अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं और वो अलग अलग प्रकार की पोशाकें भी पहनते हैं। बच्चों,
इस मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें प्रमुख हैं लंपक, कंधार, मनसहेरा, शाहबाजगढ़ी, तक्षशिला, कलसी, टोपरा, बहापुर, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, गिरनार, सोपारा इत्यादि। ये वो स्थान हैं जहां पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? बच्चों, जो राज्य और साम्राज्य के मध्य में मुख्य अंतर क्या होता है? साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। रक्षा के लिए साम्राज्य को बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। साम्राज्य को बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। इसका अर्थ यह हुआ, राज्य पर राजा शासन करते हैं और साम्राज्य पर सम्राट शासन किया करते थे। साम्राज्य का प्रशासन। बच्चों, इस शीर्षक के अंतर्गत हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि साम्राज्य का प्रशासन, उसका शासन किस प्रकार से चलाया जाता था। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत, प्रादेशिक केंद्रों के बीच के विस्तृत क्षेत्र और अंतिम है जंगल वाले इलाके। अब हम एक एक का हम प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके। इन इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इन इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे, यानी कि जो लोग राजा के आदेशों की पालना नहीं करते थे और अधिकारी उनको फिर सजा भी दिया करते थे। अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। संदेशवाहक वो लोग थे जो संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का कार्य करते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। सबसे ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। नंबर 2 पर हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के भीतर के छोटे क्षेत्र या प्रांत। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र से भी इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। राजकुमारों को यहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। ऐसा भी लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, यानी मौर्य काल में
जो प्रांत थे उन पर किसी विशेष परंपरा या नियमों को थोपा नहीं जाता था। प्रांत अपनी खुद की परंपराओं और नियमों को मानने के लिए स्वतंत्र है, बेशर्त वो केंद्रीय साम्राज्य के अनुसार हो। नंबर 3 पर हम बात करते हैं प्रादेशिक केंद्रों के बीच के विस्तृत क्षेत्र। विस्तृत का अर्थ होता है बहुत बड़े क्षेत्र। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। कौटिल्य के लिखे अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब बच्चों, हम जानते हैं कि नजराना क्या होता है। नजराना कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। बच्चों, जो कर होते हैं वो एक नियमित ढंग से यानी कि एक नियमित अंतराल पर इकट्ठे किए जाते थे, लेकिन नजराना कभी भी जब भी संभव हुआ उसको ले लिया जाता था और वो विविध वस्तुओं के रूप में लिया जाता था और उसमें देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता था। नंबर 4 पर है जंगल वाले इलाके। जंगल में रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु यानी शहद और मोम जैसी चीजें लाकर दें। हाथी सेना के काम आते थे, लकड़ी विभिन्न प्रकार के भवन बनाने में और दूसरी वस्तुएं बनाने में काम आती थी, मधु को भोजन के रूप में काम में लिया जाता था। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि राजधानी में सम्राट किस प्रकार से रहा करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उसके विषय में चर्चा करते हैं। राजधानी में सम्राट मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया, जो इस प्रकार है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। सम्राट के अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। बच्चों, मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र आधुनिक पटना का विवरण इस प्रकार से किया है।
यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ यानी लकड़ी से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों ओर से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों है, इसके बारे में हम जानते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां यानी स्क्रिप्ट पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहां आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। वर्तमान भारत में उड़ीसा नाम का एक प्रांत है। प्राचीन समय में इस प्रांत को कलिंग के नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध के दौरान हुई हिंसा और खून खराबा देखकर युद्ध से वितृष्णा हो गई, यानी कि अशोक को युद्ध से नफरत हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। इस तरह कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में परिवर्तन हुआ। एक अभिलेख में अशोक ने इस बात का उल्लेख किया है। अशोक का धम्म क्या था? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। एक पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को निर्देश देना अपना कर्तव्य समझते थे। सम्राट अशोक को कई समस्याओं के प्रति संवेदना थी। अशोक ने यह महसूस किया कि समस्याओं का निदान यानी कि समस्याओं का हल उनका कर्तव्य है, यानी कि सम्राट होने के नाते उन समस्याओं को दूर करना उसका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। सम्राट अशोक को कई समस्याओं के प्रति संवेदना थी, जैसे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच टकराव था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, परिवार में व पड़ोसियों के बीच में झगड़े आदि। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर
धम्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं यानी चट्टानों और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे, यानी कि जो पढ़ने में असमर्थ थे उनको भी वो संदेश पढ़कर सुनाए जाएं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे, यानी कि अशोक ने अपने धम्म का प्रचार और प्रसार दूसरे देशों में भी किया। सम्राट अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। बच्चों, यदि आपको कभी राष्ट्रपति भवन की यात्रा करने का अवसर मिले तो इस मूर्ति कला के नमूने को अवश्य देखिए। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, यानी कि अशोक ने अपनी प्रजा को क्या संदेश दिया। लोग विभिन्न अवसरों जैसे जब वे बीमार होते थे, बच्चों का विवाह होता था, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते थे तब अनुष्ठान करते हैं। सम्राट अशोक का मानना था कि ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। सम्राट अशोक का मानना था कि यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज्यादा फलदायी होंगी। अब ये रीतियां कौन सी थी? ये रीतियां निम्न हैं। नंबर 1, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार सम्राट अशोक ने युद्ध से मुंह मोड़कर जनता की भलाई के बहुत सारे कार्य किए और साथ ही उन्होंने अपनी प्रजा को अच्छे कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया। इस पाठ से संबंधित आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। आप इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करिए। प्रश्न नंबर 1, किस युद्ध ने सम्राट अशोक के विचारों में परिवर्तन किया? प्रश्न नंबर 2, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया? प्रश्न नंबर 3, उन समस्याओं की सूची बनाओ
जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। प्रश्न नंबर 4, अपनी प्रजा के लिए सम्राट अशोक का क्या संदेश था? बच्चों, दिए गए गृह कार्य को ध्यानपूर्वक आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करिए। बच्चों, इस अध्याय में हमने यह जाना कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना में उनके एक मंत्री कौटिल्य यानी कि चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक ने मौर्य साम्राज्य को उच्च शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया। हमने इस अध्याय में यह भी जाना कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता था। मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन को पाटलिपुत्र से और प्रांतीय राजधानियों तक्षशिला और उज्जैन से शासित किया जाता था। मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की थी। वो अधिकारी कर इकट्ठा करना और शासन के अन्य कार्य किया करते थे। साथ ही साथ शासकों ने उन अधिकारियों पर नजर रखने के लिए जासूसों की भी नियुक्ति की थी। बच्चों, इस अध्याय में हमने यह भी जाना कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का प्रण लिया, क्योंकि उस युद्ध में हुए खून खराबे को देखकर उनके मन में युद्ध से वितृष्णा पैदा हो गई थी। इसके पश्चात सम्राट अशोक ने धम्म का प्रचार और प्रसार किया। सम्राट अशोक ने धम्म के द्वारा अपने विचारों को शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाकर जनता तक पहुंचाने का कार्य किया, क्योंकि अशोक ने जिन समस्याओं को महसूस किया था, एक सम्राट होने के नाते उन्हें दूर करने का वो अपना कर्तव्य समझते थे। इसके साथ धम्म के प्रचार और प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने धम्म महामात्र नाम के पदाधिकारी की नियुक्ति भी की और साथ ही साथ धम्म का दूसरे देशों जैसे सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका इत्यादि में प्रचार और प्रसार करने के लिए उन्होंने दूत भी भेजे। बच्चों, इस अध्याय में हमने यह भी जाना कि सम्राट अशोक ने अपनी जनता को क्या संदेश दिए। सम्राट अशोक ने अपनी जनता को बताया कि हमें दासों और नौकरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए और जीवों पर दया रखनी चाहिए, भिक्षुओं और श्रमणों को दान देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी संदेश दिया कि हमें किसी दूसरे के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। सम्राट अशोक ने एक अच्छे शासक होने के नाते जनता की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए, इसीलिए वो एक महान सम्राट के रूप में आज जाने जाते हैं। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इस अध्याय में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।